नमस्ते, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको वायु का महात्म्य क्या है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू वो बताने वाला हूँ। वाह गति गंधर्व योग, गति जिसमें गति है और वायु विभजती, वायु का काम विभाजन करना है, मतलब माइटोसिस मियोसिस से जो सेल डिस्ट्रक्शन का काम है वो वायु करता है। अगर ये उसने काम किया नहीं तो जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे ही मरेंगे। तो यहाँ पे जो सेल डिस्ट्रक्शन का और सेल का बड़ा करने का जो काम है वो वायु के अधीन है। और कहाँ भी गया है, पित्तम पंगु कफम पंगु, मतलब शरीर के जो वात पित्त कफ ये 3 दोष है उसमें से पित्त पंगु है, मतलब वो काम कुछ करता नहीं है, निष्क्रिय है। कफ भी निष्क्रिय है और उसको गति देने का काम ये वायु करता है और हर कण में उसका न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम ये वायु करता है। इसीलिए उसका नाम, उसका कर्म बताया कि गति। और उसके गुण क्या है? वायु हमें अव्यक्त व्यक्त कर्मश्च, वो अव्यक्त है लेकिन उसको उसके कर्म से उसको व्यक्त, मतलब उसको हम समझे, उसके जो गुण हैं गुण के हिसाब से वायु को समझना चाहिए। तो उसके गुण क्या है? तो वो वृक्ष है। वृक्ष मतलब क्या? वो शोषण करता है। देखो जैसे गर्मियों के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं और वो सूख जाता है, अगर वही वायु हमारे शरीर में होगा तो हमारा शरीर सूखने लगेगा, तो समझने का कि वायु बढ़ रहा है। लघु, अगर हमारा वजन कम हो रहा है और हमारा हल्कापन हमें महसूस हो रहा है तो वायु बढ़ रहा है। शीत, अगर शीत की उत्पत्ति, अगर हमारा बॉडी अगर कोल्ड लगने लगे तो वायु बढ़ रहा है, तो उसका वो गुण है शीत। खर, अगर ड्राइनेस अगर बढ़ेगा तो वायु बढ़ रहा है। सूक्ष्म, तो वो इतना सूक्ष्म है कि हमारे हर फंक्शन में, हर मैकेनिज्म में, हर सिस्टम में वायु एंटर करता है। तो अगर वो प्राकृत रहेगा तो ये सूक्ष्म गुण से उसका काम होता रहेगा। चलो चलो गति, देखो चलो और गति दोनों भी एक है। प्रेरणा, चले प्रेरणा, तो हमारे हर फंक्शन को वो प्रेरणा देती है। जो भी हमारा मोटर सिस्टम बोलो, पीएनएस बोलो, सीएनएस बोलो, जो भी प्रेरणा है ये वायु के ही अधीन है। तो ये उसके गुण हैं। वायु योगवाही है। योगवाही मतलब क्या? वो उसका जो गुण है वो अगर वो पित्त के साथ जाएगा तो वो उष्ण गुणात्मक हो जाएगा, अगर वो कफ के साथ जाएगा तो वो शीत गुणात्मक हो जाएगा। तो उस हिसाब से वायु को योगवाही कहा गया है। वो रजगुणात्मक है। और वो उसकी जो वो तीर्यक गति है। तीर्यक गति मतलब क्या? वो हमारे शरीर में हर सेल में वो परिभ्रमण करता है। हृदय से वैन का जो उक्षेपण होता है वो ऊर्ध्व, अध और तीर्यक गति से वो फैलता है। तो ये तीर्यक गति क्या है? ऊर्ध्व गति 2, अध गति 2 और तीर्यक, ऐसे हिसाब से हर सेल में जाने के लिए वायु ये प्रेरणा देती है। चल गति है वो गति के हिसाब से वो हमारे हर सेल में वो जाता है। और वो अचिंत्य वीर्य है। अचिंत्य मतलब क्या? जिसको हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा उसमें पोटेंशियल है वो हमारे हर, इसीलिए पीएनएस सीएनएस जो हमें समझता नहीं है, आइडियोलॉजिकल पैथोलॉजी जो है उसके बैक ऑफ द माइंड में वायु ही है। वो दोषाणाम नेता, मतलब वो दोषों का वो नेता है। मतलब वायु बिगड़ा तो दोष होना ही होना है और दोष भी बिगड़ना है और व्याधि होना ही होना है। इसीलिए आवरण के हिसाब से जो बताया है, जो अंदर में जो अवरुत्त है वो वायु ही है। जो वेगावरोध है वो वायु के हिसाब से ही वायु हर डिसीज़ को पैदा करता है, इसीलिए वेगावरोध बताया गया है। और रोग समूहराट, मतलब हर व्याधियों में वायु ही उसका पॉजिटिव फैक्टर है। और उसका वो आशुकारी है। आशुकारी मतलब वो तुरंत वो उसका रिजल्ट देता है। वो मुहुश्चारी, मतलब उसका क्विक एक्शन होती है। और उसका जो स्थान बताया गया है वो पक्वाशय उसका मुख्य स्थान है। ऐसे भी स्थान बताया है, पक्वाशय, कटी, शक्ति, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिप, श्रोतेंद्रिय, स्पर्श जो है वो वायु के ही स्थान है। लेकिन मुख्यतः पक्वाशय, वहाँ पे वायु की उत्पत्ति होती है। अपान वायु के स्थान पे वायु की उत्पत्ति होती है, कटु स्थान में वायु की उत्पत्ति होती है। उस हिसाब से वायु बताया गया है, जो कि 5 प्रकार के वायु हैं। प्राण, जहाँ पे आकाश महाभूत की अधिकता ज़्यादा रहती है। उदान, उसमें अपा मतलब जल महाभूत की अधिकता ज़्यादा रहती है। समान, जहाँ पे अग्नि महाभूत की अधिकता ज़्यादा रहती है। वैन, जिसमें वायु महाभूत की अधिकता ज़्यादा रहती है। अपान, जहाँ पे पृथ्वी महाभूत की अधिकता ज़्यादा रहती है। मतलब ये जो 5 वायु है, ये 5 वायु न होते हुए ये पंच महाभूत है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन ये आप स्मॉल से समझिए कि क्या है। और वायु ये आयु देने वाला है, बल देने वाला है, और ये आयु का धाता है, शरीर का ये धारण करने वाला है। और ये वायु विश्व इदम, मतलब ये हर शरीर में, हर जग में ये वायु है। तो ये
क्या करता है वायु? वायु तंत्र यंत्र धरा, मतलब ये जो शरीर जो है ये तंत्र है और इसके अंदर में जो भी सिस्टम है वो यंत्र है, उसको वो धारण करता है, उसको वो चलाता है, इसीलिए वायु तंत्र यंत्र धरा। प्राण उदान वैन समाना अपाना, जो मैंने आपको 5 वायु बताए, उसके पंच महाभूत बताए। ये प्रवर्तक चेष्टा, वो चेष्टा को प्रवर्तक करता है, मतलब हर अभी मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है तो इसके पीछे वायु है। प्रवर्तक चेष्टा। उच्चावचानम, जो बोलने की जो ताकत है वायु के अधीन है। नियत्ता प्रणेताश्च मनसा, नियत्ता मतलब मन को वो नियंत्रण करता है और मन को ही वो प्रेरण करता है। बिकॉज ये जो मन है ये आत्मा और इंद्रिय का जो बीच का जो पार्ट है वो मन है, तो उस हिसाब से हमारे शरीर की ऑटोनॉर्मस सिस्टम ये एक्टिव होती है। सर्वेंद्रियाणाम उद्योजका, सर्व इंद्रियों को वो प्रेरणा देता है, उसको उसका फंक्शन प्रॉपर रखने के लिए वायु ही कारगर है। सर्वेंद्रियाणाम अभिवेड़ा, हर इंद्रियों को वो पूरा का पूरा उसका कवर रहता है, उसका नियंत्रण रहता है। सर्व शरीर धातु न्यूह करा, संधान करा, हर शरीर का जो धातु है उसका जो मैंने बताया माइटोसिस मियोसिस वो वायु के ही अधीन है। उस हिसाब से पूरे सेल, पूरे शरीर का वो संगठन, उसका सहनन रखने की जो ताकत है वो वायु में है। शरीर से प्रवर्तको वाचा, शरीर की जो वाचा है उसका जो प्रवर्तक है वो वायु के ही अधीन है। प्रकृति शब्द स्पर्श जो है उसका प्रकृति क्या है? शब्द और स्पर्श, ये वायु की प्रकृति है। जो हमारे जो सेंस है ये वायु के ही अधीन है। श्रोत जो कर्णेंद्रिय है उसमें वायु का अधिष्ठान है, और स्पर्शेंद्रिय में भी श्रोत स्पर्श यहाँ पे उसका फंक्शन होता है। इसीलिए त्वक इंद्रिय में जो स्पर्श ज्ञानेंद्रिय ये वायु महाभूत के अधिष्ठान है। हर्ष योनि समीरेण अग्नि, अग्नि को उद्दीपित करने का काम ये वायु का ही है। और इसी हिसाब से इसके असंख्य उसके काम हैं। ये स्रोतसों का भी भेदता है, वो गर्भ आकृति का निर्माण करता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो गर्भ की आकृति नहीं रहेगी। इसी हिसाब से अगर मनुष्य का गर्भ अगर मनुष्य के हिसाब से बढ़ना चाहिए तो उसके पीछे वायु ही है, नहीं तो वो जो गर्भ है वो अप्राकृत उत्पन्न होगा, और वो प्राकृत रखने के लिए वायु का ही अधीन है। तो वायु की चिकित्सा क्या है? वायु की चिकित्सा बस्ती है। और ये क्षय और वृद्धि के लक्षण कैसे हमें समझना चाहिए? तो वायु की अगर वृद्धि होती है तो कार्शता आती है, तो कालापन आता है। हाँ, तो कार्शने तो सूखापन आता है, एकदम पूरा का पूरा शरीर सूखने लगता है। उष्णकामिता मतलब हमें गर्म चीज़ें खाने की इच्छा प्राप्त होती है। कंप मतलब हाथ पैर हिलने लगते हैं। अनाह पूरा के पूरे ढेकर ऊपर से नीचे से जो वायु की गति है वो बढ़ती है, तो उस हिसाब से शकृत ग्रहणात, शकृत ग्रहणात मतलब क्या कि मल विसर्जन अच्छी तरह से नहीं होना। देखो बुजुर्गों में पेट साफ नहीं होता है, मतलब वायु की वृद्धि है। बल निद्रा इंद्रिय उसका जो है वो कम हो जाना, उसका भ्रंश हो जाना, वो अपने प्रॉपर फंक्शन में न होना, इस हिसाब से वायु वृद्धि के लक्षण बताए। और वायु क्षय के लक्षण क्या है? अल्पभाषिता, वो कम बोलता है, वो उसकी चेष्टाएं मंद होती है। और जो भी है प्रहर्ष, अल्प प्रहर्ष मतलब उसकी इच्छा नहीं होती है। ऐसे वायु के क्षय के लक्षण बताए। इसके अगर आपको लक्षण अगर आपको समझ में आए तो आप अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कीजिएगा। और ज़्यादा के अगर इससे भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो येरला आयुर्वेद कॉलेज, YMT आयुर्वेद कॉलेज खारघर, यहाँ पे आप कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट हैं और वात चिकित्सा यहाँ पे अच्छी होती है। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।